नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल मास्टर हट में। तो डिस्कस करेंगे ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन के कुछ क्वेश्चंस को जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और इससे पहले अगर आपने पिछली वीडियो पर्यावरण अध्ययन की नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और उस वीडियो में भी जो प्रश्न लिए गए हैं वे प्रीवियस ईयर में पूछे गए ही प्रश्न हैं। तो वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की सीरीज़ का पहला प्रश्न। प्रश्न है प्लेग है। प्लेग जो है वह एक बीमारी है, तो कैसी बीमारी है वह पूछा है प्रश्न में। ऑप्शन नंबर 1 है विषाणु जनित बीमारी, ऑप्शन बी है कवक जनित, ऑप्शन नंबर डी है खनिज जनित बीमारी। तो प्लेग जो होता है वह जीवाणु जनित बीमारी है। ठीक है, यह एक संक्रमण रोग है यानी कि संक्रामक रोग है जो कि पार्शियोला पेस्टिस नामक जीवाणु के कारण होता है। और इसमें मनुष्य का जो फेफड़ा होता है वह प्रभावित होता है। फेफड़ा यानी कि लंग्स को प्रभावित करता है प्लेग नामक बीमारी। और प्लेग रोग का जो वाहक होता है वह चूहे होते हैं। इसका जैसे और भी नाम है, जैसे ब्लैक डेथ कहते हैं, ताउन कहते हैं, पेस्ट भी कहते हैं इस बीमारी को, प्लेग को। और आदमी जो होता है वह एक रोग प्रत्यक्ष संसर्ग होता है इस बीमारी का। और यह जो है तीव्र गति से बढ़ती है यह बीमारी। और कभी कभी क्या होता है कि इससे न्यूमोनिया का रूप हो जाता है, यानी कि न्यूमोनिया रोग जो होता है वह इसी के कारण हो जाता है। ठीक, तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जीवाणु जनित बीमारी है। अगला प्रश्न है गैसीय अपशिष्ट हैं। ऑप्शन नंबर ए है सब्जी एवं फलों के छिलके, ऑप्शन बी है घरों की नालियों का गंदा पानी, ऑप्शन सी है खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा, और ऑप्शन नंबर डी है लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। तो गैसीय अपशिष्ट जो होता है वह होता है लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। ठीक, और गैसीय अपशिष्ट होते क्या हैं, तो वे पदार्थ होते हैं गैसीय अपशिष्ट जो किसी अन्य पदार्थ के अपशिष्ट होते हैं, यानी कि जो शेष पदार्थ बचता है जलने के बाद उसको कहते हैं अपशिष्ट। और यह गैसीय रूप में होता है, इसमें पर्यावरण में प्रदूषण होता है इसके कारण, और जो कि मुख्य रूप से वायु प्रदूषण का कारण है। वायु प्रदूषण जो होता है वह गैसीय अपशिष्ट के कारण होता है। और गैसीय अपशिष्ट जो है उसके अंतर्गत आता है जैसे लकड़ी कोयले से जलने वाला धुआं जो कि लकड़ी के कोयले से जलता है, औद्योगिक क्षेत्रों में जो चिमनियाँ होती हैं उनसे निकलने वाला जो धुआं होता है, जंगलों में जैसे आग लग गई तो उससे निकलने वाला जो धुआं होता है वह इसके अंतर्गत आते हैं। तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे। ऑप्शन नंबर ए है बीजाणु द्वारा प्रकीर्णित पौधे, ऑप्शन बी है बीज द्वारा प्रकीर्णित पौधे, ऑप्शन सी है फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे, और ऑप्शन नंबर डी है कायिक जनन द्वारा वितरित। तो कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होते हैं, ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कायिक जनन वाला जो होता है, कायिक जनन द्वारा वितरित वह पौधे दूर दूर तक प्रसारित होंगे। कायिक जनन क्या होता है कि यह एक अलैंगिक जनन क्रिया होती है। ठीक, अलैंगिक जनन क्रिया होती है कायिक जनन। आप इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं, जैसे आपने गुलाब का पौधा ले लिया, तो गुलाब का जो पौधा होता है वह बीज से नहीं तैयार होता है बल्कि उसकी डंठल या टहनी आप कह सकते हैं उससे तैयार होता है। जैसे आपने गुलाब की टहनी, कई टहनी ले ली और आप जहाँ जहाँ लगा देंगे गुलाब का पौधा उससे तैयार हो जाएगा। तो जो पौधे जो होते हैं कि बीज से नहीं बल्कि पेड़ के किसी और भाग से तैयार होते हैं उसको कहते हैं। तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कायिक जनन द्वारा वितरित। ठीक, तो उदाहरण में आपने समझ लिया गुलाब का पौधा। अगला प्रश्न है जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है परजीवी, ऑप्शन बी है सहभोजी, ऑप्शन नंबर सी है मृतोपजीवी,
और ऑप्शन डी है सहजीवी। तो जब एक जीव लाभ लेता है दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए बगैर, तो उसको कहते हैं सहभोजी। ठीक, जिसमें एक जंतु को तो इस संबंध से लाभ मिलता है लेकिन दूसरे जंतु को इससे कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ता, यानी कि कोई हानि भी नहीं होती है ना ही कोई लाभ होता है, तो इसको कहते हैं सहभोजी। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल है। ऑप्शन नंबर ए है प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन बी है अंतिम अपघटक, ऑप्शन सी है प्राथमिक अपघटक और ऑप्शन नंबर डी है खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। तो मोर जो है वह होगा खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। ठीक, तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जैसे इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप पहले खाद्य श्रृंखला का एक पिरामिड इस तरीके से बनाएंगे और सबसे नीचे आएंगे हरे पेड़ पौधे। ठीक, यहाँ पर हरे हरे पेड़ पौधे आएंगे जो कि उत्पादक कहलाते हैं। इसके बाद कीड़े आएंगे और कीड़े जो हैं वह प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आएंगे और सांप आएंगे तीसरे नंबर पर। सांप जो है वह द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, कीड़े प्राथमिक उपभोक्ता और सांप द्वितीय उपभोक्ता। इसके बाद सबसे शीर्ष पर आता है मोर, तो इस प्रश्न के अंतर्गत सबसे शीर्ष पर मोर आएगा और प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर मोर आता है। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कायांतरित शैल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए है बलुआ पत्थर, ऑप्शन बी है ग्रेनाइट, ऑप्शन सी है संगमरमर और ऑप्शन नंबर डी है चूना पत्थर। तो कायांतरित शैल का उदाहरण है संगमरमर। ठीक, कैसे समझेंगे, जब ज्वालामुखी क्रिया होती है तो उसके फलस्वरूप क्या होता है, मैग्मा जो है वह बाहर निकलता है ज्वालामुखी क्रिया में, और मैग्मा का जो संपर्क क्षेत्र होता है उसकी जो चट्टानें होती हैं वह रूपांतरित हो जाती हैं। और इस तरीके से क्या होता है कि रूपांतरण के कारण, यानी कि इस प्रकार से जब रूपांतरण होता है तो उसके कारण चूना पत्थर जो होता है यानी कि लाइम स्टोन वह संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, और चूना पत्थर जो होता है वह औषधि चट्टान के अंतर्गत आता है और संगमरमर जो है वह रूपांतरित रूप कहलाता है। तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संगमरमर। अगला प्रश्न है, महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन बी है कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर सी है मैग्नीशियम क्लोराइड और ऑप्शन नंबर डी है सोडियम क्लोराइड। तो महासागरों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण जो है वह है सोडियम क्लोराइड। ठीक, यानी कि प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। और इसके साथ साथ आप ये भी जान लीजिए कि महासागरों के जल में सोडियम क्लोराइड की जो मात्रा होती है वह प्रत्येक लीटर में 35 ग्राम होती है, यानी कि 35 ग्राम प्रति लीटर में सोडियम क्लोराइड की मात्रा होती है। तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है। तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाने वाली मृदा जो है वह कहलाती है जलोढ़ मृदा। ठीक, प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और भारत के अधिकतर भूभाग पर यानी कि लगभग 40 से 45% भाग पर जो है वह जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी का जो निर्माण होता है वह नदियों के द्वारा लाई गई, जो बहाकर लाई गई मिट्टी होती है उससे होता है। और इस मिट्टी में अधिक मात्रा में पाया जाता है चूना और पोटास, फास्फोरिक अम्ल और कार्बनिक तत्व, यानी कि इन सब तत्वों की अधिकता होती है जलोढ़ मृदा में। और कमी किस चीज़ की होती है, तो इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। और यह मिट्टी जो होती है वह कृषि के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है। तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं उसे क्या कहते हैं।
तो जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं उनको कहते हैं प्रथम चरण उपभोक्ता यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता। जैसे पेड़ पौधे जो होते हैं वे उत्पादक हो गए और उपभोक्ता होते हैं जो कि केवल पौधों पर ही आश्रित होते हैं, वह प्रथम चरण के उपभोक्ता होते हैं। ठीक, तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। ऑप्शन नंबर ए है लक्ष्य केंद्रित विधि, ऑप्शन बी है सृजनात्मक विधि, ऑप्शन सी है चयनात्मकता और ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी। तो पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि के अंतर्गत जैसे खोजकर्ता जो होते हैं उसके अंतर्गत उसमें सृजनात्मकता भी होनी चाहिए, चयन करने की क्षमता भी होनी चाहिए और लक्ष्य केंद्रित भी होनी चाहिए। जो होते हैं खोजकर्ता वह सृजनात्मक भी होनी चाहिए और उनमें चयन करने की क्षमता, इसके साथ ही साथ लक्ष्य केंद्रित भी उनको होना चाहिए। तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं। सीमाएं यानी कि दोष। ठीक, सीमाएं का अर्थ होता है दोष, यानी कि प्रेक्षण विधि के दोष पूछ रहा है प्रश्न में। तो ऑप्शन नंबर ए है यह विधि मितव्ययी नहीं है, ऑप्शन बी है इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं, ऑप्शन सी है इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है और ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका प्रेक्षण विधि की जो दोष या फिर सीमाएं होती हैं। तो इस विधि में यानी कि प्रेक्षण विधि में क्या होता है कि सूक्ष्मता से न करने पर जो परिणाम प्राप्त होता है वह वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं। तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है। ऑप्शन नंबर ए है परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, ऑप्शन बी है किसी स्थान का अजीवीय घटक, ऑप्शन सी है पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हैं, ऑप्शन नंबर डी है जीव समुदाय और वातावरण का संतुलित तंत्र। तो इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या होगी कि जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र जो होता है उसी को कहते हैं इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र। तो पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है वह एक प्राकृतिक इकाई होती है जिसमें कि एक क्षेत्र विशेष की सभी जो जीवधारी जो होते हैं जैसे पेड़ पौधे हो गए, जानवर हो गए, अणु जीव, ये सभी उसमें शामिल होते हैं। और पारिस्थितिक तंत्र के भीतर जो ये जीव होते हैं उनमें जो अन्योनाश्रय यानी कि जो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं जीव, और उनकी जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वह दिखाई देता है किसमें, पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम के अंतर्गत। जैसे तालाब का हो गया, वन का। तो इस तरीके से इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जीव समुदाय और उनके वातावरण का संतुलित तंत्र जो होता है वह इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। ठीक, अगला प्रश्न है मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है। ऑप्शन नंबर ए है शरीर को अच्छी प्रकार आधार देना। तो लाभ तो सभी हैं, जो चारों ऑप्शन दिए हैं सभी लाभ हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि सबसे बड़ा लाभ क्या है। ठीक है, जो सबसे बड़ा लाभ है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है शरीर का भार कम होना, ऑप्शन सी है हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी है अधिक तेज चलना। तो मानव विकास के क्रम में अगर देखा जाए तो दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा जो लाभ हुआ वह हुआ हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा के अनुसार कार्य कर सकते हैं। ठीक, और मानव के दो हाथ जो होते हैं स्वतंत्र होंगे और मस्तिष्क की आज्ञा के अनुसार ये कार्य भी करते हैं। इससे क्या होगा कि कार्य करने में कुशलता का विकास होगा और कार्य जो होते हैं वह जो भी कार्य मनुष्य करेगा उसको तीव्र गति से करेगा। सभी जंतुओं में मानव ही दो पैरों पर सीधा खड़ा होकर चलता है, जिसका लाभ क्या है कि मनुष्य अधिक तेज भी चलता है और उनके कार्यों में गतिशीलता भी अधिक होती है। तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। प्रश्न
आसान है लेकिन आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं इसलिए इसको शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है फिजियोग्राफ, ऑप्शन नंबर बी है सिस्मोग्राफ, ऑप्शन सी है कार्डियोग्राफ और ऑप्शन नंबर डी है बैरोग्राफ। तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सिस्मोग्राफ नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक, और इस यंत्र में जो सिस्मोग्राफ यंत्र होता है इसमें रिएक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है, जिसमें कि एक अंक चिन्हित होता है, जैसे 0 से लेकर 9 अंक तक रिक्टर पैमाने पर निश्चित होता है अंक, 0 से लेकर 9 तक। और प्रत्येक जो अंक बढ़ता हुआ जाता है तो जो प्रत्येक अंक बढ़ेगा उससे भूकंप की बढ़ती हुई तीव्रता को प्रदर्शित करता है, प्रत्येक बढ़ता हुआ अंक। जैसे अगर 1 होगा तो कम होगी तीव्रता, 2 होगा तो बढ़ जाएगा, 3 होगा तो और बढ़ जाएगा। इस तरीके से प्रत्येक जो बढ़ते हुए अंक होंगे वह बढ़ती हुई तीव्रता को प्रदर्शित करते हैं। और जो अगला अंक होता है, प्रत्येक अगला अंक वह पिछले अंक से 10 गुना अधिक भयानक होता है, यानी कि विनाशकारी होता है। ठीक, तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सिस्मोग्राफ। ठीक, तो आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।